रीमा देवी की 3 बेटियां थीं और तीनों रोज ही घर आकर भाभी के लिए मुसीबतें खड़ी किया करती। झूठी शिकायतें लगाती कि भाभी हमारे बच्चों को मारती हैं और हमें पानी तक नहीं पूछती ताकि हम माँ भाई से मिलने ना आया करें। और फिर नंदिता का पति उसे बहुत बुरा भला कहता तो नंदे बहुत खुश होती और कहती कि हम तुम्हें इस घर से निकाल कर ही छोड़ेंगे। रीमा देवी बेटियों से कहती कि मेरे बेटे का घर बर्बाद ना करो, तो वो कहती माँ हम भाई की शादी एक अमीर घर में करेंगे और बैठकर खाएंगे। एक दिन नंदिता के साथ नंदों ने बदतमीजी की और अपने कपड़े फाड़ कर कहने लगी भाभी ने ये सब किया है। तो नंदिता का पति उसे मारने लगा था कि अचानक रीमा देवी ने स्क्रीन पर सीसीटीवी वीडियो चला दी। नंदों के तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि शीशे का गिलास छनाक से टूटा था। क्योंकि नंदिता की तीनों नंदों को कोई परवाह न थी कि उनके बच्चे कितने बदतमीज हैं। वो भागती हुई अपने कमरे से आई थी। अभी कुछ देर पहले ही तो सब लोगों को खाना खिलाकर वो आराम करने अपने कमरे में लेटी थी। दोपहर का खाना बनाकर जब वो खाना टेबल पर लगाने लगी तो उसकी नंदी कहने लगी, अरे ये क्या, वही माँ का पुराना डिनर सेट? क्या अपना दहेज तुम ले जाने के लिए लाई हो? हम नहीं खाएंगे इसमें खाना। चलो अपना डिनर सेट निकाल कर हमारे सामने रखो। डिनर सेट तो इसलिए ही होता है ना ताकि मेहमानों के सामने रखा जाए, और हमसे ज्यादा खास मेहमान तुम्हारे लिए और कौन हो सकता है। चलो जाओ अपना नया डिनर सेट लेकर आओ, हम उसमें ही खाना खाएंगे। बड़ी नन ने उस पर एक नया आदेश जारी कर दिया था। फिर बेचारी ने अपना नया डिनर सेट सामने रखा, डिब्बे से निकाला, अच्छी तरह धोकर साफ करके टेबल पर सजाया था। जैसे ही खाने का पहला कौर लिया तो दूसरी नन कहने लगी, माँ आपने बताया नहीं नंदिता को कि मैं ताज़ी रोटी खाती हूँ, बिल्कुल तवे से उतरी हुई, मुझसे नहीं खाई जाती है पहले की पकी हुई रोटियाँ। फिर वो कहने लगी, नंदिता जाओ मेरे लिए ताज़ी रोटी बना कर लाओ, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ताज़ी रोटी खाते हैं, हम लोग रखी हुई रोटी नहीं खाते, हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो नंदिता फौरन ही दोबारा किचन में चली गई। गर्मियों का मौसम था, पहले ही उसका आधा दिन तो नंदों की फरमाइशी खाने में ही गुजर चुका था और अब ताज़ी रोटी फिर से बनानी थी। नंदिता ने ताज़ी रोटियां बनाकर अपने नंद के सामने रखी थी, लेकिन इस चक्कर में उसकी अपनी भूख मिट चुकी थी। वो सोच रही थी कि कुछ देर आराम करने के बाद ही कुछ खा लेगी, लेकिन जैसे ही अपने कमरे में आके लेटी तो उसे ऐसा लगा जैसे कांच का कुछ गिरकर टूटा हो। उसकी तो जान ही निकली थी। बड़ी मुश्किलों से उसके पिता ने उसे दहेज दिया था। उन्होंने अपनी कई दोस्तों से उधार पैसे लिए थे और महंगाई का जो हाल आजकल चल रहा था, आम सा डिनर सेट भी 7-8 हज़ार से कम का नहीं आता था। वो फौरन उठी और जब भागकर लॉन्ज में आई तो उसके कीमती डिनर सेट का ग्लास और प्लेट टूट चुकी थी। नंदिता को इतना गुस्सा आया जिसकी कोई हद नहीं थी, लेकिन उसकी नंद को तो बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने अपनी बड़ी नंद से कहा कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, तुमने क्यों अपने बेटे को प्लेट पकड़ाई? तो वो कहने लगी, क्या हो गया, अब टूटने वाली चीज थी तो टूट गई, अब इतनी सी बात पर मेरे बच्चे की जान लोगी क्या? नंदिता आई और गुस्से से बोली कि अगर आपके बच्चों को खाने पीने की तमीज नहीं थी तो आपने मेरा डिनर सेट क्यों मंग लगवाया? आपको अंदाजा भी है कि डिनर सेट कितना महंगा आता है? नंदिता की बात सुनकर उसकी नंद बवाल मचाने लगी और कहने लगी, हे भगवान, एक प्लेट क्या टूट गई, तुमने तो आसमानी सर पर उठा लिया। अरे भाई क्या हो गया जो मेरे बेटे से एक प्लेट टूट गई? मेरी माँ ने भी मुझे ट्रक भर कर दहेज दिया था और कितनी चीजें अब तक टूट चुकी हैं, हमने तो इस तरह अपने ससुराल में उधम नहीं मचाई। 2-4 प्लेटें क्या कीमती लेकर आ गई, तब से शोर शराबा शुरू कर दिया। नंदिता तो ये सुनकर ही खून का घूंट पीकर रह गई थी। उस समय रीमा देवी वहीं घर पर बने छोटे से मंदिर में पूजा कर रही थी। जैसे उठी तो वो कहने लगी कि रश्मि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, बहू का नया सामान है, अभी तो उसने इस्तेमाल तक नहीं किया, और क्या जरूरत थी इतना महंगा डिनर सेट लगवाने की, मेरे डिनर सेट में ही खाना खा लेती। तो रश्मि कहने लगी, बस करे माँ, आपको तो पता नहीं क्यों अपनी ही सगी औलाद से कोई बैर है। रीमा देवी कहने लगी, मैं तो तुम्हें सही बात समझा रही हूँ, माँ ही समझाती है। लेकिन रश्मि का मुंह बन गया था। वो कहने लगी, रात को आने दो विशाल को, एक वही है जो हमारा सगा है, जिसने बाप के मरने के बाद भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। ये कहते हुए उसने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू रगड़कर साफ किए थे, जो कि अभी आंखों से निकले भी नहीं थे। नंदिता झूठे बर्तन उठाकर किचन में धोने चली गई और अपना बाकी का बचा हुआ डिनर सेट फौरन ही उसने डिब्बे में संभाल कर रख दिया। रात को जब विशाल आया तो तीनों बहनें भाई के पास बैठ गईं। वो कहने लगी, भाई हम तो सुंदर पत्नी तुम्हारे लिए इसलिए पसंद करके लाए थे ताकि हमारा भाई खुश हो जाए, और ये कि तुम अपनी पत्नी से भी यही कहोगे कि वो हमारी इज्जत करे, हमारी आवभगत करे। आखिर में ये हमारा मायका है, भाई की शादी करने का ये कारण तो नहीं होता कि बहनें भाई से मिलने भी ना आ सकें। रश्मि ने यूं बात की थी जैसे कि अभी आंसू टपकाएगी। ये सुनकर विशाल कहने लगा, अब क्या हुआ है? तो वो कहने लगी,
तुम्हारी पत्नी ने अपनी कीमती डिनर सेट की प्लेट टूटने पर हमें हमारी औकात याद दिला दी। वो कहने लगी, आप लोगों की औकात नहीं है कि मेरे दहेज के कीमती बर्तनों में खाना खा सकें। ये कहते हुए रश्मि ने अपने आंसू साफ किए थे। हालांकि नंदिता ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। विशाल ने जब ये सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। हालांकि वो शादी की पहली रात ही अपनी पत्नी से कह चुका था कि मैं अपनी बहनों का भाई नहीं बाप हूँ, और मैंने कभी भी उन्हें पिताजी की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए भी तुमसे भी यही विनती करूंगा कि मेरी बहनों के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना। और नंदिता ने ऐसा ही किया था, लेकिन 2 महीने के समय में उसकी नंदे 10 बार घर आ चुकी थीं। भला ये भी कोई तरीका था? जब भी उसकी नंदे घर पर आती तो देर रात तक उसका पति विशाल अपनी बहनों के साथ बैठा बातें करता रहता, और वो कमरे में उसका इंतजार करती रहती। जब कमरे में आता तो नंदिता का मूड खराब होता था। वो यही कहती थी, शादी के शुरू दिन है, आपको ज़्यादा समय मुझे देना चाहिए। तो उसे डांटने लगता और कहता, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरी बहनें मायके आई हैं तो मैं उन्हें समय भी ना दूं? बल्कि तुम्हें भी तो चाहिए कि तुम बाहर बैठकर उनसे बातें किया करो, लेकिन तुम हो कि मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती हो। मुझे इस तरह की लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मत भूलो कि मेरी बहनों ने ही तुम्हें पसंद किया है और अपनी पसंद से तुम्हें लेकर आई हैं। विशाल तो इस तरह बात करता था जैसे विशाल की बहनों ने नंदिता पर कोई एहसान किया हो। बहरहाल आज तो विशाल को कुछ ज्यादा ही गुस्सा था। उसने नंदिता को गाली तक देना शुरू कर दिया था। नंदिता उसका ये व्यवहार देखकर बहुत हैरान थी। उसे अपने भाग्य पर जी भरकर रोना आ रहा था। उसके पिता ने कितनी मेहनत करके पाई पाई जोड़कर विशाल की बहनों की फरमाइश के हिसाब से उसे दहेज में हर चीज़ दी थी। चीज़ें यूं ही तो नहीं बन जाती, लाखों रुपए चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी को कोई कदर ही ना थी। सास अच्छी थी लेकिन बेटियों के आगे उनकी भी जुबान नहीं खुलती थी। रीमा देवी अगर बेटियों को कुछ कहती भी तो वो अपनी माँ पर ऐसे चिल्लाने लगती थी जैसे कि उनकी माँ न हो, उनकी कोई नौकरानी हो। और वो मालकिन एक बार नंदिता अपने मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। पूरे 2 महीने बाद उसके पिताजी उसे लेने आए थे। विशाल से जब से उसकी शादी हुई थी वो एक बार भी मायके नहीं गई थी। हालांकि शादी के तुरंत बाद ही उसकी माँ ने उनकी दावत भी की थी, लेकिन उसी दिन नंदिता की तीनों नंदे रहने के लिए आ गई। तो विशाल ने कहा कि अपनी माँ को मना कर दो कि हम दावत पर नहीं आ सकते। नंदिता कहने लगी कि मम्मी ने सारी तैयारी कर ली है, हम बस कुछ घंटे बाद ही वापस आ जाएंगे। ये बात सुनकर विशाल की बहनें कहने लगी, लो भाई, अब हमारी कोई इज्जत ही नहीं रही, अब तो तुम्हारी सास की ही वैल्यू है। नंदिता का तो ये सुनकर परेशान हुई थी, पर वो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहने लगा, नंदिता तुम अपनी माँ को मना कर दो, हम फिर कभी उनके घर पर दावत पर चलेंगे। लेकिन फिर वो कभी भी नहीं हुआ था। वो 2 महीने बीत चुके थे, इसलिए नंदिता के पिताजी उसे लेने आए थे। रीमा देवी ने अनुमति दे दी थी, लेकिन जैसे ही वो अपना बैग बाहर लेकर निकली तो उसकी नंदे दोबारा से मायके आ गईं। उसे देखकर कहने लगी, तुम कहाँ जा रही हो? हम यहाँ पर रहने आए हैं और तुम मायके की तैयारी कर रही हो? नंदिता कहने लगी, आप तो रोज ही आती रहती हैं। मैं 2 महीने बाद अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए मैं अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकती। ये सुनकर रश्मि ने तुरंत ही विशाल को फ़ोन किया था। वो कहने लगी, भाई अगर तुम्हारी पत्नी को अपने मायके जाना था तो हमें बता देती, ताकि हम अपने ही घर में रहते। एक तो हमारी शक्ल देखते ही तुम्हारी पत्नी ने अपने बाप को बुला लिया और कह रही है कि मैं मायके जाऊंगी। तुम्हें पता है और क्या कहा है उसने? उसने हमें ताना दिया है कि हम तो रोज ही मायके आते रहते हैं, लेकिन वो पूरे 2 महीने बाद जा रही है। ये सुनना था कि विशाल गुस्से में आ गया, कहने लगा, नंदिता को फ़ोन दो। रश्मि ने फ़ोन नंदिता की तरफ बढ़ा दिया। नंदिता ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो विशाल उस पर भड़कने लगा और कहने लगा, खबरदार जो तुम अपने मायके गई, अगर तुम गई तो अच्छा नहीं होगा। और ये मेरी बहनों का अपना घर है, वो जब चाहे आए और जब चाहे जाएं। तुम कौन होती उन्हें ताने देने वाली? मेरी बहनें अपने ससुराल में पूरे ससुराल को संभालती हैं। तुम्हारे सर पर तो मेरी माँ के सिवा कोई और की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो बेचारी थक कर मायके आ जाती हैं, थोड़ा आराम कर लेती हैं, तो क्या तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा? तुमने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया? कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अपने बाप के साथ जाने की। नंदिता कहने लगी, विशाल 2 महीने हो गए, कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ, आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? तो वो कहने लगा, चली जाना, लेकिन तब जब मेरी बहनें अपने घर वापस चली जाएं। लेकिन अभी तुम अपने पिताजी को मना कर दो। तो नंदिता कहने लगी, कैसे मना कर दूं? वो पिछले 1 घंटे से मेरे इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी मैंने दोपहर का खाना बना दिया है। विशाल प्लीज़, मैं जाना चाहती हूँ। वो कहने लगा, तो ठीक है, अगर अपनी मर्जी से जाओगी तो मैं तुम्हें लेने नहीं आऊँगा, फिर तुम वहीं रहोगी अपने बाप के घर पर, यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं है। नंदिता सोच भी नहीं सकती थी कि ज़रा सी बात पर विशाल उसे ऐसी भी कोई धमकी दे सकता है। उसने अपने आंसू साफ किए और फ़ोन रश्मि को पकड़ाया और फिर अपने पिताजी से कहने लगी कि विशाल की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, पापा आप वापस चले जाएं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी।
उसके पिताजी समझ चुके थे कि क्या बात क्या है, लेकिन मजबूर थे, वो बेटी का घर खराब नहीं कर सकते थे, इसलिए चुपचाप से वापस चले गए। नंदिता दोपहर का खाना बना चुकी थी। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रीमा देवी अपनी बेटियों से कहने लगी कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, 2 महीने में तुम लोग 10 बार आई हो, क्या था कि इसे भी अपने मायके जाने देती। अगर तुम्हारा बाप भाई तुम लोगों से प्यार करता है तो उसके भी तो माँ बाप हैं, भाई हैं, उनका भी दिल चाहता होगा कि हमारी बहन आकर रहे। तो वो कहने लगी, माँ आपको तो पता नहीं कब समझ आएगी, अरे बहू को रखने के चाल चलन सीखें। ये क्या बात है कि वो मुंह उठाकर किसी भी समय मायके चली जाए। उसे एहसास होना चाहिए कि उसकी नंदे घर पर आई हैं, और जब नंदे घर पर आए तो घर पर रहकर उनकी आवभगत करनी चाहिए। बहरहाल बड़ी वाली नंद रश्मि कहने लगी, तुमने देखा नंदिता को कैसे मुंह फुलाए अपने कमरे में गई है। जाओ पूजा उससे कहो कि हमारे लिए ताज़ी रोटी बनाए और पनीर की सब्जी भी बनाए। ये क्या बात है, मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई, अब हम उसके नखरे थोड़ी देखने आए हैं। रीमा देवी कहने लगी कि रोटी मैं बना देती हूँ और सब्जी भी बना देती हूँ, रहने दो उसे। एक तो तुम लोगों ने उसे मायके नहीं जाने दिया और अब उस पर ऑर्डर चला रही हो, पता नहीं तुम लोगों को शर्म क्यों नहीं आती। बड़ी वाली बेटी रीमा देवी के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, माँ मुझे ये बताएं, आप हमारी सगी माँ हैं या नंदिता की अजीब सास हैं आप। भाई सास तो बहू को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती है और बेटियों की सगी होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। आपको बहू से ज़्यादा प्यार और बेटियों से कोई लगाव नहीं। रीमा देवी कहने लगी, लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है और तुम लोगों की भी आवभगत करती है। क्या था कि वो भी 2 दिन अपने मायके में रह लेती। तो छोटी नंद पूजा नंदिता के कमरे में गई और बिना नॉक किए ही दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वो अपने बेड पर लेटी अपनी आंखों पर हाथ रखे आंसू बहा रही थी। उसकी माँ ने कितने प्यार से उसे बुलाया था, लेकिन उसकी नंदें लास्ट टाइम पर पहुंच गईं। पूजा कहने लगी, भाभी हमें ताज़ी रोटी बना कर दो, हमें बहुत भूख लगी है। नंदिता को पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया और कहने लगी, मेरे सर में दर्द है, मैंने खाना बना दिया है, रोटी आप लोग खुद भी बना सकती हैं। ये सुनना था कि पूजा कहने लगी, तुम्हारी बहुत जुबान खुल गई है, आने दो विशाल को, तुम्हारा ऐसा बंदोबस्त करवाएंगे कि याद रखोगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मायके जाने का, सारी जिंदगी के लिए। अब तुम्हें मायके ना भिजवा दिया तो फिर कहना। ये कहकर पूजा कमरे से बाहर चली गई और उसके कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से मारा था। नंदिता कुछ देर वैसे ही बैठी रही, लेकिन फिर उसे चिंता होने लगी कि विशाल को वैसे भी बहनों की ही सुनता है, उसकी तो बात की अहमियत ही नहीं है। ये ना हो कि सच में वो बहनों के कहने पर उसे घर से निकाल दे। इसलिए वो फौरन उठकर बाहर आ गई। किचन में देखा तो उसकी सास अपनी बेटियों के लिए रोटी बना रही थी। नंदिता ने कहा, मम्मी जी आप हटे, रोटी मैं बना देती हूँ। तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम कर लो। तो वो कहने लगी, नहीं नहीं मैं बना देती हूँ। उसने अपनी सास के हाथ से चिमटा पकड़ा और रोटियां बनाने लगी। नंदे बहुत खुश थीं, कह रही थी, देखा कैसे इसकी अकड़ को तोड़ा है। अरे अगर हमारी माँ हमारे कहने पर चले तो देखो ये कैसे तीर की तरह सीधी हो जाती है। बड़ी नंद ने नाक मुंह चढ़ाकर कहा और हंसने लगी, ये होती कौन है हमें इनकार करने वाली। नंदिता रात के खाने की तैयारी करने लगी तो तीनों बहनें सर जोड़े कहने लगी कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने तो बस सिर्फ नंदिता की सुंदरता देखी, उसके बाप के पास तो कुछ भी नहीं था। उधार लेकर उसने बस अपनी बेटी को चलता किया है। तुम्हें पता है मेरी नंद की शादी जहाँ हुई है वो बहुत अमीर लोग हैं और मेरी नंद के लिए वो लोग रिश्ता देख रहे हैं। और पता है विशाल का पूछ रहे थे, विशाल तो अच्छी नौकरी करता है, देखने में भी हैंडसम है, लेकिन मुसीबत ये हमने विशाल की जल्दबाजी में नंदिता से शादी करा दी। वरना सच पूछो अगर विशाल की शादी मेरी नंद से हो जाती तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाते। उन्होंने तो इतना दहेज देना था कि तुम सोच भी नहीं सकती। वो कहते हैं कि बेटी की जितनी भी नंदे होंगी सबको हम लोग सोने के सेट देंगे और सास को सोने के सेट के साथ सोने के 2 कड़े भी देंगे। हाय हाय, मेरे भाई की तो किस्मत ही फूट गई। एक तो लड़की के बाप ने इतना अच्छा दहेज भी नहीं दिया और ऊपर से मैडम का नखरा तो देखो, यूं अकड़ दिखाती है जैसे कि हम उसके बाप का खा रहे हैं। मुझे तो ये नंदिता की बच्ची एक आंख अच्छी नहीं लगती। रीमा देवी उस समय आंखें बंद के लेटी थीं। जैसे ही उन्होंने बेटियों की बातें सुनी वो कहने लगी, तुम सबको ज़रा भी भगवान का डर नहीं है, क्यों अपने भाई का घर बर्बाद करना चाहती हो। तो वो कहने लगी, भाई का घर तो हमने बर्बाद कर दिया, काश की अक्ल से काम लिया होता तो आज हम लोग कलाखों में खेल रहे होते। मुझे तो खुद पर अफसोस हो रहा है, हमने बस नंदिता की गोरी चिट्टी चमड़ी देखी और समझा कि चलो भाई खुश हो जाएगा। अरे क्या पता था मेरा भाई तो हीरा था, हीरा। उसके लिए तो अमीर से अमीर परिवार के रिश्ते आ सकते थे। काश कि मैंने पहले ही थोड़ा कोशिश की होती। रीमा देवी की बड़ी बेटी को इस बात पर बहुत दुख था और अच्छी खासी अमीर लड़की हाथ से छूट गई। पूजा भी कहने लगी, मुझे याद आया आपकी नन की नन तो पहले से शादीशुदा थी, उसकी तो तलाक हुई थी, आप उसकी बात कर रही हैं।
तो बड़ी वाली ने उंगली का इशारा करते हुए उसे चुप कराया और कहने लगी, हाँ तो क्या हुआ, दौलत तो है ना उनके पास। अरे भाई, पैसा है, पैसे से हर दोष छुप जाता है। फिर कहने लगी कि वो लोग विशाल को बहुत पसंद करते हैं। नंदिता इस घर से निकल जाए तो बड़े आराम से विशाल का रिश्ता मेरी नंद से हो जाएगा। फिर तो हमारे ऐश हैं, हम बैठ कर खाएंगे, कितनी दौलत है उसके बाप के पास। तीनों बहनें माँ से छुपकर ये प्लान बनाने लगी कि कैसे नंदिता को घर से धक्के मार कर बाहर निकाला जाए। एक बार उन्होंने ऐसा खेल रचाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक भी गिर सकती हैं। एक दिन जब रात को विशाल के आने का समय हुआ तो बड़ी बहन ने अपना मुंह पीटना शुरू कर दिया और अपने मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मार कर अपना मुंह लाल कर लिया। फिर दीवार से सर मारने लगी। इस बार रीमा देवी ने बेटी को नहीं रोका था, वो चुपचाप बैठी तमाशा देखती रही। फिर उसने अपने कपड़े भी फाड़ने शुरू कर दिए। नंदिता तो ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर उसकी बड़ी नंद को हुआ तो हुआ क्या है, कैसा पागलपन का दौरा पड़ा है। बहरहाल उसे तो वैसे भी ऐसी बातों से बड़ा डर लगता था, इसलिए वो डरकर वहीं खड़ी रही। छोटी नंदे मिलकर बड़ी बहन को काबू किए हुए थीं। उसी समय विशाल घर के अंदर आया तो बड़ी बहन रोते हुए उसके गले लग गई और कहने लगी, तुम्हारी पत्नी ने देखो मार मार कर मेरा क्या हाल किया है। दूसरे बहनें भी आंसू टपकाने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी पत्नी ने हमें बहुत मारा है और दीदी की तो देखो हालत ही खराब कर दी है, इनके कपड़े तक फाड़ डाले हैं। ये सुनकर विशाल गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नंदिता तो ये सब देखकर हक्का बक्का रह गई, वो हैरान थी। फिर कहने लगी, विशाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो कहने लगा कि फिर क्या मेरी बहन झूठ बोल रही है। तो वो कहने लगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तुम्हारी दीदी को हाथ तक नहीं लगाया, मुझे तो लगा कि शायद इन्हें कोई दौरा पड़ा है। तो वो कहने लगा, मेरी बहन को मारकर तुम अब मुझसे झूठ बोल रही हो और झूठे आरोप लगा रही हो। आज तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम याद करोगी। छोटी बहन पूजा कहने लगी कि विशाल, इसे तुम तलाक दे दो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। ये तुम्हारे सामने बड़ी सीधी और मासूम बनती है और पीछे से हमें पानी तक नहीं पूछती, हमारे बच्चों के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। इसे बस अपने दहेज में लाए हुए 4 जोड़ों और 4 बर्तनों पर घमंड है। लात मारो इसे, तलाक दो, इसके सामान को भी इसी समय बाहर निकाल फेंको। ये सुनकर विशाल कुछ कहने ही वाला था कि जब रीमा देवी उसके पास आ गई, उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहने लगी कि तुम बहुत बड़ी गलती करोगे, मैं कब से तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, इसका कोई दोष नहीं है। तो वो कहने लगा, माँ मुझे तो लगता है कि नंदिता ने आप पर काला जादू कर दिया है, जो आप हर समय उसी का पक्ष लेती हैं। आपको अपनी सगी बेटियों पर विश्वास नहीं है, इसने ज़रूर आप पर कोई मंत्र पढ़ा है, इसलिए आप अपनी बेटियों की बुराइयां करती हैं और नंदिता की तारीफें करती हैं। इसने आप पर ज़रूर कुछ ना कुछ किया है। तो ये सब सुनकर विशाल की माँ कहने लगी, मैं तुम्हें सबूत देती हूँ कि आखिर तुम्हारी पत्नी क्या है और तुम्हारी बहनें क्या हैं। ये बात सुनकर रीमा देवी की तीनों बेटियां हैरत से अपनी माँ को देखने लगीं। नंदिता भी हैरान थी कि अब क्या होने वाला है। तो वो कहने लगा, कैसा कैसा सबूत। रीमा देवी ने अपना मोबाइल उठाया और कहने लगी कि मैंने घर में कुछ दिन पहले ही कैमरे लगवाए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारी बहनें तुम्हारा घर बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और तुम्हें माँ से ज़्यादा अपनी बहनों की बात पर भरोसा था। तो आप खुद अपनी आंखों से देख लो सब। जब मोबाइल में विशाल ने वीडियो देखी तो उसे साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी बड़ी बहन खुद दीवार से अपना सर टकरा रही है और अपने कपड़े पे फाड़ रही है। और फिर दूसरी वीडियो में देखा कि उसकी तीनों बहनें सर जोड़े ये बात कर रही थी कि नंदिता को किस तरह से तलाक दिलवा कर घर से निकलवाया जाए और कैसे विशाल की दूसरी शादी एक अमीर औरत से करवाई जाए ताकि उन्हें दौलत और पैसे मिल सके। ये सब सुनकर विशाल को बहुत अफसोस हुआ था कि जिन बहनों की खातिर वो अब तक अपनी पत्नी और माँ से लड़ता आया था, वो बहनें ही उसका घर बर्बाद कर रही थीं। विशाल ने अपनी तीनों बहनों को घर से निकाल दिया और कहने लगा कि खबरदार दोबारा मेरे घर पर कदम रखा तो। उसने अपना व्यवहार अपनी माँ और अपनी पत्नी से बहुत अच्छा कर लिया था और बहनें रोने बैठ गई थी कि ये क्या हो गया। सगी माँ ने उनकी पोल खोल दी, लेकिन रीमा देवी ने इंसानियत का धर्म निभाया था। वो चाहती तो बेटियों की बात को छुपा देती, लेकिन इस तरह से उनके बेटे का घर बर्बाद हो जाता, इसलिए उन्होंने सच्चाई का साथ दिया था। लेकिन रीमा देवी जैसी औरत बहुत कम होती हैं। ज़्यादातर औरतें बेटों के घर बर्बाद होने पर अफसोस नहीं करती, उन्हें बस ये होता है कि हमारी बेटियों का घर बसा रहे और वो मायके में आकर चाहे अपनी भाभी का घर बर्बाद कर दें। काश कि हर औरत रीमा देवी जैसी सोच रखे तो कई लड़कियां बर्बाद होने से बच जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।